हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम आपको विसरण के क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि विसरण का क्षेत्र यानी का मानव जो है उस वक्त जो है खेती करता था, जो फसल उगाता था, तो वे एक ही जगह पर फसल उगाता था। लेकिन फिर वे फसलें जो है विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में कैसे या किस तरीके से गई। देखिए, नवपाषाण काल का ये टॉपिक है। नवपाषाण काल जिसका टाइम मैंने आपको बताया 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक है। आज जो टॉपिक है विसरण का क्षेत्र। विसरण का क्षेत्र। देखिए, विसरण के मायने क्या है। देखिए, विसरण जो होता है इसका मायने है प्रसार या फैलाव, और यानी का प्रसार का क्षेत्र या फैलाव का क्षेत्र। इस काल का जो मानव है इस वक्त जो है वो कृषि करता है और अलग जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है कृषि करता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की कृषि करता है। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जॉर्डन एक देश है, वो भी पड़ता है, इजराइल भी पड़ता है, और ईरान, और भी मुल्क हैं जैसे सीरिया है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का जो मानव है वो जौ और गेहूं की जो है कृषि करता है। और जो मैक्सिको का मानव है, अमेरिका का, वो मक्का की खेती करता है। और जो चीन का मानव है यांगची नदी के किनारे, वो जो है चावल की खेती करता है। और पूर्वी अफ्रीका का जो मानव है वो जो है सोरगम की कृषि करता है, सोरगम। और यूरोप का मानव जेई की करता है। और जो बाजरे की कृषि है वो चीन का मानव करता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे इजराइल है, जॉर्डन, इजराइल, और ईरान। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो फसलें होती हैं वो जौ और गेहूं की फसलें जो हैं बोई जाती है या उगाई जाती है। जौ और गेहूं की फसलें बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। ये मैंने आपको बताया भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जॉर्डन, इजराइल, ईरान। यहाँ क्या होता है, जौ और गेहूं की कृषि की जाती है। चीन बाजरा, चीन चावल, यांगची नदी के किनारे, यांग यो गे है गे, यांगजी नदी। फिर है मैक्सिको, मैक्सिको एक देश है, मैक्सिको अमेरिका में पड़ता है।
यहाँ से मक्का, मक्का के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से क्या मिलते हैं? मक्का के साक्ष्य, मक्का। इसके बाद है यूरोप। यूरोप जो है एक महाद्वीप है, इसमें बहुत, यहाँ से जो है जेई, जेई के साक्ष्य मिलते हैं। तो यूरोप में कई देश पड़ते हैं, जैसे जर्मनी है और पोलैंड है और इंग्लैंड है और स्पेन है और बहुत सारे मुल्क हैं। इसके बाद भारत। भारत में कपास उगाई जाती है। और पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप का पूरब, अफ्रीका महाद्वीप का पूरब का हिस्सा जो है वो पूर्वी अफ्रीका है। यहाँ से सोरघम, ये सोरघम की कृषि की जाती है। तो ये क्षेत्र हैं जो मैंने आपको बताया है। चीन से बाजरा, चीन से चावल, मैक्सिको से मक्का, यूरोप से जई, भारत से कपास, पूर्वी अफ्रीका से सोरघम। ये जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कृषि की जाती है। ये देखने को मिल रही है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फसलें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके अब क्या होता है, अब क्या परिवर्तन होता है? अब जो है परिवहन के साधन, परिवहन, मानव के पास परिवहन के साधन हो जाते हैं। जब उसके पास परिवहन का साधन हो जाता है तो जो है फिर इन फसलों को, मान के चलिए भारत में कपास पैदा हो रही, तो भारत का मानो कपास का मैसेज जो है दूसरी जगह ले जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि कपास को दूसरे देशों में ले जा रहा है, और जो दूसरे देशों में जो चीज़ है उसको वो अपने देश में ला रहा है। तो इस तरीके से जो है कि फसलों का जो है आदान प्रदान हो रहा है। ये आदान प्रदान किस कारण हुआ? परिवहन के कारण। जब हमारे पास परिवहन के साधन हो गए, यानी का हमें माल लाने ले जाने के लिए हमें साधन मिल गया, क्योंकि नवपाषाण काल में आपको पता है कि पहिया का आविष्कार हो चुका था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो फसलें विश्व स्तर पर, जिन फसलों की खेती विश्व स्तर पर हुई, वे जो मुख्य फसल है उनके बारे में बताता हूँ। वैश्विक स्तर पर जिन फसलों की कृषि हुई, उन फसलों के बारे में बताता हूँ। एक है जौ, नंबर 1 जो है जौ है। नंबर 2 है गेहूं, और नंबर 3 है चावल। मुख्य रूप से इन फसलों की जो है ये वैश्विक स्तर पर इनकी कृषि की गई, खेती की गई, मुख्य रूप से जौ, गेहूं, चावल। अब इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि जो है मानव ने उस टाइम में किन जानवरों को पालतू बनाया। तो पहले नंबर पे तो है कुत्ता, दूसरे पे भेड़ और तीसरे पे बकरी। मानव ने जिन जानवरों को पालतू बनाया, उनमें जो है कुत्ता है, भेड़ है और बकरी।
इन जानवरों को जो है शुरुआत में इन जानवरों को पालतू बनाया। उसके बाद अब जो नवपाषाण काल महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक प्रांत है, या आप उसे राज्य बोल सकते हैं। उसका काल 7000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक है। मेहरगढ़ महत्वपूर्ण स्थल। नंबर 1 मेहरगढ़ है। ये बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। इसका जो समय है वो 7000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व है। यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें सबसे पहले जो है नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान। ये बलूचिस्तान एक प्रांत है पाकिस्तान का। इसका जो काल है 7000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व में है। और यहाँ से हमें गेहूं की 3 किस्म प्राप्त होती हैं। नंबर 1 गेहूं की 3 किस्म। गेहूं की 3 किस्म प्राप्त होती है। और नंबर 2 जौ। जौ की हमें यहाँ से 2-3 किस्म प्राप्त होती हैं, 2 और 3। क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि 2, कुछ किताबों में 2 है, कुछ किताबों में जो है 3 है। 2 या 3 किस्में प्राप्त होती हैं। इसके बाद यहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य। और यहाँ का जो मानव है, यहाँ का मानव जो है उसके घर कच्ची मिट्टी के थे, यानी कि उसके मकान कच्ची मिट्टी और घास फूस से निर्मित थे, घास फूस के बने हुए थे। यहाँ के मानव के जो मकान थे कच्ची मिट्टी, मिट्टी व घास फूस से निर्मित थे। घास फूस से निर्मित थे। निर्मित थे या बने थे। अब इसके बाद जो है मैं वे महत्वपूर्ण स्थल बताता हूँ आपको जो महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान में पाए गए। जैसे किली मोहम्मद, यानी वो किली गुल मोहम्मद, और सराय खोला, और आमरी, राना गुंडई, रहमान डेरी और कोट दीजी। ये महत्वपूर्ण स्थल जो पाकिस्तान में पाए गए नवपाषाण कालीन। मैं उनके बारे में आपको लिखवाता हूँ। नंबर 1 कीली गुल मुहम्मद। नंबर 2 कोट दीजी। नंबर 3 आमरी। उसके बाद नंबर 4 रहमान ढेरी।
रहमान डेयरी। नंबर 5 सरायखोला। सरायखोला कोड दीजिए आमरी, रहमान डेयरी, सरायखोला और राना गुंडई, राना गुंडई। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल हैं। यानी कि ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये जो है नवपाषाण कालीन जो स्थल है ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि आमरी जो है या सरायखोला ये जो स्थल हैं ये कौन से जो है देश में पड़ते हैं, ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो है तो आप बता सकते हो कि ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। उसके बाद एक स्थल और है बुर्जहोम। बुर्जहोम, बुर्जहोम, बुर्ज। देखिए बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ है बुर्ज या बुर्ज, बुर्ज का वृक्ष, बुर्ज का पेड़। यहाँ से मानव के साथ मालिक के साथ, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से भेड़ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो बुर्जहोम इसका मतलब है भुज का वृक्ष, भुज का वृक्ष। इसका साक्ष्य मिलता है मानव मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य, कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। यानी का मालिक के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। दूसरा साक्ष्य है यहां से है भेड़ व बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य। यानी का भेड़ और बकरी भी दफनाई गई है। भेड़ और बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य को जो है इसको अनोखी कब्र भी कहा गया है। ये ध्यान रखना है, भेड़ और बकरी का जो ये साक्ष्य है इस साक्ष्य को जो है अनोखी कब्र भी कहा गया है। अनोखी कब्र कहा गया है। तो ये लेक्चर जो है मेरा कुछ महत्वपूर्ण स्थल और विसरण के क्षेत्र पर आधारित था। और ये मेरी जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।